सोचिए, भारत की लोकसभा में आज 543 सीटें हैं, लेकिन अगर आने वाले परिसीमन यानी डिलिमिटेशन में सीटों का बंटवारा आबादी के हिसाब से दोबारा किया गया तो सबसे बड़ा फायदा किसे हो सकता है? उत्तर प्रदेश को, बिहार को, राजस्थान को, या फिर और क्या इसका सबसे बड़ा नुकसान दक्षिण भारत के राज्यों को हो सकता है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक जैसे राज्यों की चिंता आखिर क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ज्यादा आबादी का मतलब ज्यादा राजनीतिक ताकत होना ही चाहिए, या फिर उन राज्यों को भी राजनीतिक रूप से पुरस्कृत किया जाना चाहिए जिन्होंने दशकों तक जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया? आज की इस रिपोर्ट में हम किसी राजनीतिक दावे के साथ नहीं बल्कि नंबर के साथ समझेंगे कि डिलिमिटेशन की पूरी कहानी आखिर है क्या। डिलिमिटेशन का सीधा मतलब है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं और सीटों का पुनर्निर्धारण करना, यानी किस राज्य को कितनी लोकसभा सीटें मिलेंगी और राज्य के अंदर कौन सा क्षेत्र किस लोकसभा सीट का हिस्सा होगा, ये सब नए सिरे से तय किया जा सकता है। संविधान के मुताबिक सीटों का आवंटन आबादी से जुड़ा हुआ है, लेकिन भारत में पिछले कई दशकों से राज्यों के बीच लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर एक तरफ से फ्रीज किया गया था। 1976 के 42वें संविधान संशोधन के बाद राज्यों की लोकसभा सीटों का कुल बंटवारा 1971 की जनगणना के आधार पर फ्रीज किया गया। इसके बाद 2001 के 84वें संविधान संशोधन ने इस फ्रीज को पहली सेंसस आफ्टर 2026 तक बढ़ा दिया। इसका उद्देश्य सिर्फ चुनावी गणित नहीं था, एक बड़ा कारण यह भी था कि जिन राज्यों ने पॉपुलेशन कंट्रोल में अच्छा काम किया उन्हें सिर्फ इसलिए राजनीतिक रूप से नुकसान ना हो कि उनकी पॉपुलेशन बाकी राज्यों की तुलना में तेजी से नहीं बढ़ी, और यहीं से आज का सबसे बड़ा विवाद पैदा होता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण नंबर पर। आज उत्तर प्रदेश के पास लोकसभा की 80 सीटें हैं। अगर 2011 सेंसस के आधार पर मौजूदा 543 सीटों को ही दोबारा बांटने का एक प्रोजेक्शन बनाया जाए तो यूपी की सीटें लगभग 80 से बढ़कर 89 हो सकती हैं, यानी करीब 9 सीटों का इजाफा। वहीं बिहार की सीटें 40 से 46 और राजस्थान की 25 से 30 हो सकती हैं। मतलब जिन राज्यों की आबादी ज्यादा तेजी से बढ़ी है उनको लोकसभा में प्रोपोर्शन भी जो है वो बढ़ा हुआ मिल सकता है। अब अगर लोकसभा का आकार बढ़ाकर करीब 50% तक बढ़ाने वाला मॉडल लिया जाए तो तस्वीर और बड़ी हो जाती है। पीआरएस के 2011 सेंसस आधारित प्रोजेक्शन में यूपी की सीटें 80 से बढ़कर लगभग 133 तक दिखाई गई हैं, यानी कि 80 से 133, एक झटके में 53 सीटों का संभावित अंतर। ध्यान रहे, ये फाइनल सीट एलोकेशन नहीं है, ये सिर्फ 2011 सेंसस पर आधारित एक प्रोजेक्शन है। फिर भी ये नंबर ये बताने के लिए काफी है कि डिलिमिटेशन का राजनीतिक असर कितना बड़ा हो सकता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां से असली राजनीतिक विवाद शुरू होता है। तमिलनाडु के पास 39 लोकसभा सीटें हैं, केरल के पास 20 हैं, कर्नाटक के पास 28 है और आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना को 2011 के प्रोजेक्शन में पीआरएस ने संयुक्त रूप से देखा है। अगर मौजूदा 543 सीटों के भीतर 2011 पॉपुलेशन के आधार पर कैलकुलेशन किया जाए तो तमिलनाडु की सीटें 39 से घटकर लगभग 32 हो सकती हैं, केरल की सीटें 20 से घटकर 15 हो सकती हैं, कर्नाटक की सीटें 28 से 27 हो सकती हैं और आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना को मिलाकर प्रोजेक्शन 42 से 38 दिखाई देता है। दूसरी तरफ यूपी 80 से 89, बिहार 40 से 46, राजस्थान 25 से 30, यानी पॉपुलेशन बेस्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन का सीधा असर साफ दिखाई देता है। और यही वजह है कि साउथ इंडिया पूछ रहा है, हमने पॉपुलेशन कंट्रोल किया तो हमारी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्यों घटे? अब इस आर्गुमेंट को समझना बहुत जरूरी है। दक्षिण भारत के कई राज्यों ने दशकों तक फर्टिलिटी और पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करने की दिशा में काम किया। इसका नतीजा यह हुआ कि उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ उत्तर भारत के कई राज्यों से कम रही। आज सवाल यह है कि अगर कल पार्लियामेंट में सीट सिर्फ पॉपुलेशन के आधार पर बांटी जाती हैं तो ज्यादा पॉपुलेशन वाले राज्यों को पॉलिटिकल वेट बढ़ जाएगी और कंपैरेटिवली कम पॉपुलेशन ग्रोथ वाले राज्यों की शेयर्स घट जाएंगी। यानी सवाल सिर्फ सीटों का नहीं, सवाल है नेशनल पॉलिटिक्स में किस राज्य की बार्गेनिंग पावर कितनी होगी, केंद्र में सरकार बनाने के लिए कितने सांसद चाहिए, किस राज्य के पास पॉलिसी डिसीजन पर कितना दबाव बनाने की क्षमता होगी, किस क्षेत्र की पॉलिटिकल आवाज ज्यादा मजबूत होगी। ये सभी सवाल डिलिमिटेशन से सीधे
जुड़े हुए हैं। अब यहां सिर्फ साउथ इंडिया की बात करके रुक जाना भी सही नहीं होगा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया का आर्गुमेंट भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मान लीजिए एक राज्य की पॉपुलेशन 20 करोड़ है और दूसरे राज्य की पॉपुलेशन महज 7 करोड़। अगर दोनों के पास लगभग बराबर रिप्रेजेंटेशन हो तो क्या ये 1 पर्सन 1 वैल्यू के सिद्धांत के खिलाफ नहीं है? संविधान की मूल व्यवस्था के लोकसभा की सीटों का आधार पॉपुलेशन ही है और यही तर्क दिया जाता है कि अगर पॉपुलेशन बदल चुकी है तो रिप्रेजेंटेशन भी अपडेट होना चाहिए। मतलब क्या है इसका? एक तरफ सवाल है पॉपुलेशन कंट्रोल करने वालों के पनिश क्यों किया जा रहा है, क्यों करें। दूसरी तरफ सवाल है जिनके पास ज्यादा नागरिक हैं उनकी आवाज कम क्यों हो। और यही इस डिबेट की सबसे मुश्किल बात है। दोनों पक्षों के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल आर्गुमेंट है। अब आते हैं उस नंबर पर जिसने पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चा पैदा की, 850। 2026 में पेश किए गए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ने लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ को 550 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा है। इसमें स्टेट्स से मैक्सिमम 815 और यूनियन टेरिटरी से 35 सदस्य होने की व्यवस्था प्रस्तावित थी। हालांकि ये बिल 16 अप्रैल 2026 को लोकसभा में पेश हुआ और 17 अप्रैल 2026 को नेगेटिव हो गया। जी हाँ, इसलिए आज ये कहना गलत होगा कि भारत की लोकसभा 850 सीटों की हो चुकी है। नहीं, 850 अभी फाइनल रियलिटी नहीं है। ये एक प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का हिस्सा था। टीआरएस की 2011 पॉपुलेशन आधारित 50% इंक्रीज वाली इलस्ट्रेटिव कैलकुलेशन में कुल सीटें करीब 813 आती हैं। इसलिए 815, 813 और 850 जैसे अलग अलग नंबर सुनकर कंफ्यूज मत होइए। इनमें फर्क है, एक प्रपोज्ड मैक्सिमम है, एक इलस्ट्रेटिव प्रोजेक्शन है और एक एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है। आज की लोकसभा 543। यहां सबसे बड़ा भ्रम दूर करना जरूरी है। मान लीजिए लोकसभा का आकार बढ़ता है तो साउथ इंडिया के कुछ राज्यों को एब्सोल्यूट टर्म में सीटें कम जरूरी नहीं है। मसलन पीआरएस के 50% इंक्रीज प्रोजेक्शन में तमिलनाडु 39 से 48, केरल 20 से 22, कर्नाटक 28 से 41 और आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना 42 से 56 यानी संख्या बढ़ सकती है, लेकिन शेयर घट सकता है और यही असली विवाद है। उदाहरण के लिए आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि किसी राज्य के पास आज 7% हिस्सा है, कल उसके पास 6% हो जाए तो उसके पास सीटें ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन नेशनल डिसीजन मेकिंग में उसका रिलेटिव वेट कम हो जाएगा। इसलिए साउथ इंडिया की चिंता ये नहीं है कि हमें एक भी सीट नहीं मिलेगी, चिंता ये है कि दूसरों की तुलना में हमारी पॉलिटिकल शेयर कितनी रह जाएगी। आज यानी 12 अगस्त 2026 को तमिलनाडु में डिलिमिटेशन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां और तेज दिखाई दे रही हैं। तमिलनाडु असेंबली में मौजूदा लोकसभा सीटों की संख्या 543 पर बनाए रखने की मांग को लेकर रेजोल्यूशन लाने की खबर सामने आई है। यानी राज्य का तर्क साफ है, अगर रिप्रेजेंटेशन में बदलाव होना है तो सिर्फ पॉपुलेशन को आधार बनाने के बजाय कोई ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल करने वाले राज्यों को डिप्रोपोर्शनेट नुकसान ना हो। यही वजह है कि डिलिमिटेशन अब सिर्फ इलेक्शन कमीशन या कॉन्स्टिट्यूशन का टेक्निकल मुद्दा नहीं रह गया। ये फेडरलिज्म, नॉर्थ साउथ बैलेंस और पॉलिटिकल पावर का सवाल बन चुका है। अब असली सवाल, अगर फ्यूचर डिलिमिटेशन में पॉपुलेशन के आधार पर सीट का बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हिंदी बेल्ट यानी उत्तर और मध्य भारत के कुछ बड़े राज्यों का कलेक्टिव पार्लियामेंट्री वेट बढ़ सकता है और साउथ इंडिया स्टेट का रिलेटिव शेयर घट सकता है। इसका असर सिर्फ संसद की सीटों पर नहीं होगा, इसका असर हो सकता है केंद्रीय नीतियों पर, राजनीतिक अलायंस पर और केंद्र राज्यों के संबंधों पर और आने वाले दशकों की नेशनल पॉलिटिक्स पर। यानी डिलिमिटेशन सिर्फ ये तय नहीं करेगा कि आपके क्षेत्र से कौन एमपी बनेगा, ये तय कर सकता है कि दिल्ली में आपकी आवाज कितनी ताकतवर होगी। अब सवाल उठता है, क्या इसका सॉल्यूशन सिर्फ दो ही है, या तो पॉपुलेशन के हिसाब से सीटें दो या फिर पुरानी सीटें फ्रीज रखो? जरूरी नहीं है ऐसा। एक डिबेट ये भी है कि रिप्रेजेंटेशन तय करते समय पॉपुलेशन के साथ साथ पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन जैसे इंडिकेटर को भी ध्यान में रखा जाए। कुछ विशेषज्ञ और राजनीतिक नेताओं ने जीडीपी, पॉपुलेशन एरिया और गवर्नेंस परफॉर्मेंस जैसे फैक्टर्स पर भी बहस की मांग की है, लेकिन यहाँ एक संवैधानिक समस्या है, क्योंकि जैसे ही आप पॉपुलेशन की जगह कई अलग अलग पैरामीटर्स जोड़ेंगे, सवाल उठेगा किस पैरामीटर को कितनी वेटेज मिले
और यही डिलिमिटेशन को भारत के सबसे जटिल पॉलिटिकल क्वेश्चंस में भी एक बनाता है। तो क्या डिलिमिटेशन के बाद यूपी को ज्यादा सीटें मिल सकती हैं? हाँ, पॉपुलेशन बेस्ड प्रोजेक्शन में यूपी का शेयर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। क्या साउथ इंडिया की सीटें कम हो सकती हैं? कुछ राज्यों का रिलेटिव शेयर घट सकता है, भले ही उनकी एब्सोल्यूट सीट बढ़ जाए। क्या 850 सीटें फाइनल हो चुकी हैं? नहीं। 2026 का संबंधित कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पेश होने के अगले ही दिन नेगेटिव हो गया था और 2027 सेंसस के बाद फ्यूचर डिलिमिटेशन की प्रक्रिया अलग कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट पर निर्भर करेगी। पीआरएस के मुताबिक 2027 सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन 2029 लोकसभा इलेक्शन से पहले पूरा होना अनलाइकली है। लेकिन बहस खत्म नहीं हुई है, क्योंकि असली सवाल सीटों का नहीं, असली सवाल है भारत में राजनीतिक प्रतिनिधित्व किस आधार पर तय होना चाहिए? पॉपुलेशन कंट्रोल, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन या फिर फेडरल बैलेंस, या इन सब का कोई नया फॉर्मूला? क्योंकि अगर कल संसद में कुछ राज्यों की आवाज बहुत ज्यादा और कुछ राज्यों की बहुत कम हो गई तो ये सिर्फ चुनाव का अर्थमेटिक नहीं होगा, ये भारत के संघीय ढांचे और आने वाली पीढ़ियों की राजनीति का नया चैप्टर होगा। और शायद इसीलिए डिलिमिटेशन को समझना सिर्फ नेताओं के लिए नहीं, हर वोटर के लिए जरूरी है। आप बताइए, क्या ज्यादा आबादी वाले राज्यों को ज्यादा सीट मिलनी चाहिए या पॉपुलेशन कंट्रोल करने वाले राज्यों को भी बराबर पॉलिटिकल वेटेज मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि इस बार सवाल सीटों का नहीं, सवाल है आपकी आवाज कितनी बड़ी होगी।